नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम लेकर के आए हैं 18 अप्रैल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इससे जुड़े हुए 10 सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो पीडीएफ है ये हमें मिलेगी हमारे एकलव्य पीसीएस के टेलीग्राम चैनल पर। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसे पहली बार देख रहे हैं तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर यानी टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च कीजिए एकलव्य पीसीएस। और जब आप वहाँ सर्च करेंगे तो वहाँ ज्वाइन का बटन आएगा, उसको दबा दीजिए तो ये आपको पीडीएफ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलिए तो बिना किसी देरी के हम अपने सवालों को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, किस देश ने सैटेलाइट रोधी मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया है? देखिए, सैटेलाइट रोधी मिसाइल क्या होती है यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ठीक है। देखिए, मिसाइल जो होती हैं कई टाइप की होती हैं, है ना। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, ठीक है, क्रूज मिसाइल होती हैं, एंटी टैंक मिसाइल होती हैं, और एक ही आपको दिखाई दे रही हैं सैटेलाइट रोधी। तो काफ़ी सारी टाइप्स की मिसाइल होती हैं यहाँ पर बात हो रही है सैटेलाइट मिसाइल की, ठीक है। तो ऐसी मिसाइल जो मूल रूप से सैटेलाइट को निशाना बनाती है। देखिए, आज का समय जो है वो टेक्नोलॉजी का है, संचार का युग है वर्तमान का। सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ही होती हैं। आप इमेजिन कीजिए, लॉकडाउन है और ऐसे में अगर इंटरनेट भी ना हो तो क्या हाल होगा फिर हमारा और आपका। पढ़ाई तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगी। इसके साथ साथ इंटरनेट के साथ बहुत बड़ी मात्रा में मनोरंजन जुड़ा हुआ है, ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज का युग है इंटरनेट का। इंटरनेट संचालित होता है किससे? सैटेलाइट की सहायता से। तो अगर किसी एरिया की सैटेलाइट को ही नष्ट कर दिया जाए तो वहाँ का संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। मोबाइल, सैटेलाइट, टीवी, रेडियो, ये सारी की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो वर्तमान में प्रत्येक देश जो है अपने लिए सैटेलाइट रोधी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। कुछ दिन पहले भारत ने भी ऐसा किया था, है ना। तो विश्व स्तर पर काफ़ी इसकी निंदा हुई। अमेरिका ने, नासा ने बहुत इसका विरोध किया। नासा ने तो ये तक कहा कि भारत अगर इस तरीके से सैटेलाइट रोधी मिसाइलों का परीक्षण करेगा तो इससे अंतरिक्ष का कचरा बढ़ता जाएगा, जिसे स्पेस डिब्रीज कहा जाता है। तो काफ़ी इसका जो है चर्चा बना रहा। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है रिसेंटली किस देश ने सैटेलाइट रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो बच्चों वो देश है रशिया। रशिया ने रिसेंटली अपनी नई सैटेलाइट रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है ना। अब इसकी खबर किसने दी है? तो इसकी खबर दी है अमेरिका ने, जैसा कि आप देख पाएंगे। अमेरिकी सेना ने कहा है कि रूस ने हाल ही में सैटेलाइट रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका की सेना के स्पेस कमांड के प्रमुख जनरल जॉन रेमंड ने कहा है कि अमेरिका किसी भी हमले से अपने तथा अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए तैयार है, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है नाटो, है ना। ये जो कह रहे हैं ना, अपने तथा अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए तैयार है, तो ये नाटो की बात हो रही है यहाँ पे। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो अमेरिका कह रहा है हम अपने तथा अपने सहयोगी देशों की रक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, रूस के किसी भी हमले से निपटने की हम क्षमता रखते हैं, ऐसा कह रहा है अमेरिका। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है WHO के लिए कितने प्रकार से फंडिंग की जाती है? देखिए कल मैंने आपको बताया था WHO के बारे में। 1945 में बना है WHO और मैंने बताया था कि अमेरिका ने इसकी फंडिंग रोक दी है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है WHO को टोटल कितने तरीके से फंडिंग होती है? तो विद्यार्थियों, WHO को टोटल 4 तरीके से फंडिंग होती है, ठीक है ना। कौन कौन से वो तरीके हैं ज़रा हम जान लेते हैं। तो देखिए, WHO के लिए 4 तरीके से फंडिंग की जाती है, जिसमें मूल्यांकन, योगदान, निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान, कोर स्वैच्छिक योगदान तथा PIP योगदान शामिल है, ठीक है ना। टोटल 4 तरीके से होती है। वो 4 तरीके कौन से हैं? मूल्यांकन योगदान, निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान, कोर स्वैच्छिक योगदान तथा PIP योगदान, ठीक है ना। इन 4 तरीक़ों से WHO की फंडिंग होती है। अब देखिए ये क्या है, तो ये तो काफ़ी डिटेल में चला जाएगा और वीडियो फिर हमारा 1 घंटे का हो जाएगा, तो इतना मतलब बनता नहीं है। फिलहाल आप इनके नाम ही याद रखें, इतना ही बहुत है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी फंडिंग पर रोक लगा दी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो मेरे हिसाब से यही है, तो आपको बस यही याद रखनी है, बाकी आप इग्नोर मारिए। आगे देखें, स्नूकर खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये, है ना। स्नूकर
स्नूकर खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है विद्यार्थियों? तो स्नूकर खेल की शुरुआत अपने इंडिया से ही हुई है। इंडिया में कहाँ से हुई है? तो विद्यार्थियों मध्य प्रदेश से हुई है, ध्यान रखेंगे। स्नूकर जिसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भारत में पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी, ठीक है, स्नूकर खेल से ही जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और देखिए डिटेल इसकी है हमारे पास। 17 अप्रैल 1857 में ब्रिटिश कर्नल नेविल चैम्बरलिन ने स्नूकर खेल की शुरुआत की थी। कहाँ से? मध्य प्रदेश के जबलपुर से। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। स्नूकर का पहला आधिकारिक मुकाबला इंग्लिश एमेच्योर चैंपियनशिप 1916 में खेला गया था। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई है स्नूकर खेल की, मध्य प्रदेश से, और इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया था, पंकज आडवाणी। अगला सवाल देखें। ये सवाल भैया बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए इसको। पेपर में आने के पूरे चांस हैं कि कोरोना जैसी महामारी के बीच किस देश ने अभी रिसेंटली इलेक्शन करवाया। बेहद इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप इसको जान लो, कहीं नोट कर लो अगर हो सके तो, है ना। बेहद ही महत्वपूर्ण है, पेपर में आने के पूरे चांस रहेंगे इस सवाल के कि कौन सा ऐसा देश है जिसने कोरोना महामारी के बीच में भी इलेक्शन करवाया। ऑप्शन है अमेरिका, नागालैंड, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो क्या होगा इसका जवाब? तो हो सकता है कुछ लोग इसका जवाब नागालैंड भी दे रहे हैं, है ना। नागालैंड में इलेक्शन हो गए, किस देश की बात हो रही है? तो नागालैंड भी देश ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नागालैंड देश नहीं है, भारत का हिस्सा है, और ये राज्य है, स्टेट है ना। तो सुनने में लगता है देश जैसा, है ना। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों, वो है दक्षिण कोरिया। कोरोना जैसी महामारी के बीच में किस देश में हाल ही में चुनाव हुए हैं? तो वो देश है विद्यार्थियों दक्षिण कोरिया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर डिटेल क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव कराए गए हैं। इन चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने शानदार जीत हासिल की है। चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि नेशनल असेंबली की 300 सीटों में से 180 सीटें सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में गई हैं। तो फिलहाल ये जानकारी हमारे इतनी काम की नहीं है, हमारे लिए तो एक ही चीज़ है कि किस देश ने अपने इलेक्शन करवाए हैं कोरोना के बीच में। तो हम ध्यान रखेंगे दक्षिण कोरिया, बस, बाकी जानकारी हमारे किसी काम की नहीं है। अगला देखें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है ना, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसे कहा जाता है, इस तरीके से इसे हम लोग कहते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है सुब्रत दत्ता, मोहम्मद शमी, सुरेंद्र सिंह। तो विद्यार्थियों इसका सही जवाब है सुब्रत दत्ता, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे, ठीक है ना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौन है? सुब्रत सिंह। अब देखिए एडिशनल डिटेल क्या है हमारे पास। कोरोना का असर भारतीय फुटबॉल पर भी जोरदार पड़ा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुब्रत दत्ता ने बताया है कि भारतीय फुटबॉल का वित्तीय आकार 500 से 600 करोड़ रुपए का है। अकेले ISL 400 करोड़ रुपए का है। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ड आया है ISL, तो ये क्या है? ये है इंडियन सुपर लीग। ध्यान रखना, फुटबॉल का एक मुकाबला है, ठीक है, इंडियन सुपर लीग ISL का जो पूरा का पूरा जो इसका जो समारोह होता है, जो जितने फुटबॉल के मैच होते हैं, उसका साइज जो है तकरीबन 400 करोड़ रुपए का है ना। कैसे है? तो 400 करोड़ रुपए की जो है इनकम इसमें हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि जब फुटबॉल होता है तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं इसमें अपने एड्स देती हैं, और जब वो एड्स देती हैं तो उसका पैसा इस संगठन को मिलता है। तो ISL 400 करोड़ रुपए का है। अब इनकी चिंता ये है कि अगर कोरोना लगातार फैला तो फिर इस साल जो ISL होना है और राष्ट्रीय लीग के जो आगामी फुटबॉल के कार्यक्रम होने हैं वो नहीं हो पाएंगे, और इससे भारतीय फुटबॉल को करोड़ों का घाटा होगा, ऐसी चिंता जता रहे हैं फुटबॉल महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ये आपके लिए सवाल है, आप मुझे बताएंगे फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास,
भारत के शरद कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की जारी रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? देखिए यहाँ पर हमें दो सवाल मिलते हैं। पहला तो यही है जो हमारे सामने ही है कि शरद कमल को कौन सा स्थान मिला। दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि बताइए शरद कमल का संबंध किस खेल से है। ठीक है ना, ये सवाल आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि बताइए शरद कमल का संबंध किस खेल से है, तो आप जवाब देंगे इनका संबंध है टेनिस से। ठीक है ना, शरद कमल किससे जुड़े हुए हैं? टेनिस से जुड़े हुए हैं। और टेनिस भी कौन सा? तो टेबल टेनिस, ये भी ध्यान रहे। ठीक है, टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। अब जो रिसेंट रैंकिंग जारी हुई है उसमें कौन सा स्थान मिला है जरा देख लेते हैं। ऑप्शन है 5वां, 9वां, 23वां, 31वां। तो विद्यार्थियों शरद कमल जी को, जो प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको 31वां स्थान मिला है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के शरद कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में दुनिया में 31वां स्थान मिला है। चलिए आगे देखें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है ना, बहुत ही आसान है, सबको पता है इसका जवाब। ऑप्शन है इसका जो है सही जवाब है इसका प्रकाश जावड़ेकर, है ना। और भी अगर हम देखें तो नितिन गडकरी जो है ये हमारे परिवहन मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री हैं, पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं, है ना, ये सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री हैं तथा नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में फिल्म अभिनेता रंजीत चौधरी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो फिलहाल इसको ज़रा हम देखें तो ध्यान रखेंगे रंजीत चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, ये 64 साल के थे और इनका रिसेंटली निधन हो गया। ध्यान रखेंगे रंजीत चौधरी एक्सपायर हो गए। किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो फिल्म अभिनेता। एडिशनल डिटेल आपके सामने है। खट्टा मीठा, बातों बातों में तथा खूबसूरत जैसी चर्चित फिल्मों में अभिनय करने वाले अभिनेता तथा लेखक रंजीत चौधरी का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी बहन रॉयल पद्मिनी साझा करते हुए उनके निधन की जानकारी बताती हैं। दांत का इलाज करवाने भारत आए अभिनेता लॉकडाउन के कारण अमेरिका वापस नहीं लौट पाए, जिससे, है ना, और यहीं पर उनकी मौत हो गई। चलिए अच्छा है, अपने देश में उनकी मृत्यु हो गई, अच्छी बात है ये। अगला सवाल देखें, रिलायंस फाउंडेशन डॉक्टरों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देगा? रिलायंस फाउंडेशन देखिए ये जो है काफ़ी बड़ी संस्था है और चैरिटी के कामों में भी काफ़ी आगे रहते हैं ना। तो इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि हमारे रिलायंस फाउंडेशन के जितने भी डॉक्टर हैं उन्हें हम 1 महीने की अग्रिम वेतन दे देंगे। 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन जो है हम उन्हें उपलब्ध करवा देंगे। क्यों करवा देंगे? क्योंकि कोरोना के दौरान वो लगातार कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दे दिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना वायरस से लड़ रहे सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है। डॉक्टरों तथा नर्सों सहित उनका स्वास्थ्यकर्मियों को भी वेतन मिलेगा। ठीक है, नहीं डॉक्टरों और नर्सों को तो मिलेगा, इसके अलावा जो वहाँ स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो अन्य स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो डॉक्टर या नर्स नहीं है लेकिन फिर भी डॉक्टरों की सहायता करते हैं, उनको भी 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें लास्ट। पोलियो की 2 बूंद बच्चों को पिलाने की मंजूरी कब मिली? यहाँ पर पल्स पोलियो अभियान की बात हो रही है। तो ये शुरू हुआ है विद्यार्थियों कब से? ऑप्शन है 1962, 1963, 1984, 1985। तो इस तरीके के सवाल जीके में खूब आते हैं, है ना, वहाँ पर पूछ लेता है पल्स पोलियो अभियान कब से शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है 1962 से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। आप देख सकते हैं 17 अप्रैल 1962 में विश्व को पोलियो वैक्सीन को बच्चों को पिलाने की मंजूरी मिली थी। इस वैक्सीन को अल्बर्ट साबिन ने विकसित किया था। ये सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है कि पोलियो की वैक्सीन को किसने तैयार किया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये थे हमारे 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो 18 अप्रैल से जुड़े हुए थे। और इसमें यदि कोई भी सवाल आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि PDF चाहिए तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के एकलव्य PCS सर्च कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।